चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम से लेते हैं और उसको जेड ट्रांसफॉर्म की और प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से समझते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं जेड ट्रांसफॉर्म का। फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू ए की पावर एन यू एन। क्लियर? ए की पावर एन यू एन का आपको क्या निकालना है? जेड ट्रांसफॉर्म। देखते हैं कैसे निकलेगा। हमको जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है, वो होता है हमारा समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। क्लियर? ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एक्स ऑफ जेड में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिस भी फंक्शन का अब आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, आप उसको सिंपली एक्स ऑफ एन की जगह पर आप उस फंक्शन को पुट ऑन कर दें। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी a की पावर n u n क्लियर इनटू z की पावर माइनस n। un का मतलब होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जैसा आपने कंटिन्यूस में पढ़ा था वैसा ही डिस्क्रीट में होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर एग्जैक्टली 0 से चालू हो जाता है, फिर उसके बाद 1 पे, फिर 2 पे, फिर ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। क्लियर? यूनिट स्टेप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ समीशन की लिमिट चेंज करने का काम करेगा बस। तो मैं यहाँ से यूनिट स्टेप फंक्शन को हटाता हूँ और समीशन की लिमिट चेंज करता हूँ। समीशन की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी a की पावर n z की पावर माइनस n। क्लियर? अब ये कुछ भी नहीं, एक बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, मेमोराइज करके रखना है। समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी है ना, अल्फा टू द पावर n, अल्फा टू द पावर n यू एन है ना, या अल्फा टू द पावर n यू एन तो ऑटोमेटिकली 0 से लेके इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला होता है आपका, एक्सपांशन होता है ये है ना। समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n होता है 1/1 माइनस अल्फा। पर इस फॉर्मूले को लगाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मॉड ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। क्लियर? और 1 से छोटी होगी तभी हमारा सिग्नल कन्वर्ज कर पाएगा, है ना। 1 से छोटी होने का रीज़न भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू 2 रख देता हूँ। n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा की वैल्यू मैंने रख दी 2 की पावर n। क्लियर? तो n की जगह पर 0 डाला तो 2 की पावर 0 1, n की जगह पर 1 डाला 2 की पावर 1 2, n की जगह पर 2 डाला 2 का स्क्वायर। क्लियर? 4 प्लस डैश डैश डैश, ये टर्म जाती जाएगी। और अगर मैं सारी टर्म को ऐड कर दूं तो आउटपुट पर इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं ये कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है। क्लियर? पर अगर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, छोटी वैल्यू मान लेता हूँ 0.2 की पावर n। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 0.2 की पावर n, n की पावर 0 इज अगेन 1 है ना, की पावर 1, 0.2 का स्क्वायर है ना, तो और छोटी वैल्यू का क्यूब, तो और छोटी वैल्यू। जैसे जैसे आप n की पावर बढ़ाते जाएंगे आउटपुट पर और छोटी छोटी वैल्यूज आती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अब ये कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। चलिए मैं यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस पूरे इसमें से n कॉमन निकाल रहा हूँ। तो लिखने का तरीका होगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी है ना, a z इनवर्स की पावर n। क्लियर? दोनों में से n कॉमन निकाल दिया। अब आप देख सकते हैं ये रहा अल्फा और अल्फा की पावर n। क्लियर? पर कंडीशन क्या है फॉर्मूला लगाने के लिए? अल्फा शुड बी लेस देन 1 है ना, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन 1, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा z इनवर्स, मॉड ऑफ अल्फा z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। तो समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेकिन इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस अल्फा।
क्लियर? अगर अब मैं इसको आगे रिजॉल्व करूं तो मैं अगर z से मल्टीप्लाई करूं और z से डिवाइड करूं तो ऊपर आ जाएगा z अपॉन z माइनस a, और कंडीशन क्या थी? ए जेड इनवर्स शुड बी लेस देन 1। ये डिसाइड करेगी इसकी ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? जैसा कि मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी सिग्नल कन्वर्ज करेगा, तो यहीं से ही हमने बता दी ROC यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा A शुड बी लेस देन 1 अपॉन Z इनवर्स। Z इनवर्स ऊपर जाएगा तो मॉड तो लगा ही है, तो ये हो जाएगा A शुड बी लेस देन Z, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉड Z शुड बी ग्रेटर देन A। तो यहाँ से आपने ROC पता कर ली, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सिग्नल। क्लियर? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं इसके पोल जीरो प्लॉट पे, जो आपको हमेशा रिप्रेजेंट करके आना है ना। आपके a टू द पावर n un का z ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस a, और जिसकी ROC आई मॉड z ग्रेटर देन a। क्लियर? चलिए इसका मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी ROC के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर? अगर मैं जीरो की बात करूँ तो z इक्वल टू 0 पर 0 है, कोई बात नहीं। पोल की बात करूँ तो z इक्वल टू a पर एक पोल है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ROC किस फॉर्म में होती है? मैंने हमेशा पहले लेक्चर में बताया है, ROC हमेशा सर्कल के फॉर्म में होती है। क्लियर? तो ये कुछ भी नहीं, एक a रेडियस का मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर? एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? a है ना। और ROC क्या बताई मैंने? मॉड z ग्रेटर देन a। तो मैं यहाँ पर एक रेड पेन का यूज करके आपको ROC बता रहा हूँ। ROC a से बड़ी होगी तो मैं यहाँ पर ये रीजन मार्क कर दूंगा, ये रीजन यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ इसी रीजन में आपका सिग्नल कन्वर्ज करेगा, है ना। कहने का मतलब है इसी रीजन में आपके इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म ये है, बस इस रीजन को अगर आपने चेंज कर दिया तो z ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म ये है पर इस रीजन में, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? चलिए एक लास्ट पॉइंट में यहाँ पर और डिस्कशन करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमने देखा था z ट्रांसफॉर्म जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब r की वैल्यू 1 रहती है, यानी कि 1 रेडियस का सर्कल हो। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक 1 रेडियस का सर्कल पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? ये रहा एक सर्कल जिसकी रेडियस है 1। इस क्वेश्चन में बात करूं तो a की 2 वैल्यूज हो सकती है। एक बार a की वैल्यू हो सकती है शायद 1 से छोटी हो, और एक बार हो सकता है a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जब a की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्लियर, तो a यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। क्लियर? तो ये रहा a वाला सर्कल। हमारी ROC क्या है? मॉड z ग्रेटर देन a। तो अगर मैं इसकी ROC यहाँ पर ड्रॉ करूँ रेड पेन से वापस, है ना, ये a वाला सर्कल ये रहा मेरा। अगर इसकी ROC ड्रॉ करूँ मॉड z ग्रेटर देन a, तो इस केस में इसकी ROC जो है वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है। क्लियर? जब भी आपके फंक्शन की ROC यूनिट सर्कल को इंक्लूड करती है मतलब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अगर कोई इस क्वेश्चन में पूछे कि इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या, तो आप बता सकते हैं अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, इफ a इज लेस देन 1, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? पर अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप देख सकते हैं, मैं यूनिट सर्कल अब वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। यूनिट सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा यूनिट सर्कल। तो a की वैल्यू इस बार 1 से बड़ी है, तो मैंने बाहर a वाला सर्कल आ गया। ROC क्या है? मॉड z ग्रेटर देन a। तो ROC क्या है? a से बाहर वाली इसकी ROC है। क्लियर? तो यूनिट सर्कल इंक्लूड हो रहा है क्या? यूनिट सर्कल ROC के अंदर नहीं आ रहा है ना। ये रेड पेन वाला जो पॉइंट है ये 1 को क्रॉस करना चाहिए। सर्कल के अंदर सर्कल आ रहा है, ये बात करेक्ट है,
पर ROC के अंदर जो है वो 1 इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं बात बोलूँगा कि अगर मॉड A की वैल्यू A से बड़ी है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट और इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इस बात पे एक लास्ट पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं। हमने देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म हम किन सिग्नल्स का निकालते हैं, उन्हीं सिग्नल्स का निकालते हैं जो सिग्नल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो सिग्नल कैसा है, वो सिग्नल स्टेबल है। जिस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब वो कैसा है, अब अनस्टेबल सिग्नल है। थैंक यू।